हेलो एवरीवन, वेलकम लर्नर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो यूनिट 5 है, जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज है। ये टॉपिक जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ और आपके जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं इन दिल्ली एंड अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, आप इस कोर्स को एईसी में पढ़ते हैं। एईसी जो कंपलसरी कोर्स आपको पढ़ाया जाता है, ये आपके ड्यू के हर कॉलेजेस में, एनसी वेब में एंड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जितने भी बैचेस चलते हैं उनमें ये पढ़ाया जाता है। तो आज ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये यूनिट 5 है, जिसमें कि हम ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड पॉलिसीज पे बात करने वाले हैं। तो ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं क्या? ठीक है, ये एक ऐसा इश्यूज है जो कि पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, या तो पर्यावरण में कुछ बदलाव ला रहा है, या तो पर्यावरण में किसी तरीके की अनहोनी को दर्शा रहा है। ठीक है, और इसके रिलेटेड हम क्या पॉलिसीज बना सकते हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, हमारे एज ए ह्यूमन बींग हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इन सब चीज़ों पे चर्चा करने की ज़रूरत है। तो ये जो टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं, पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से सिलेबस होते हैं। तो पहला जो सिलेबस की अगर आप बात करो तो पहले सिलेबस में आपका दे रखा है कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ओके, तो जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज होता है ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग होता है। लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग किसमें? वेदर पैटर्न में, करेक्ट। लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग जो होती है वेदर पैटर्न में, उसको हम क्लाइमेट चेंज से दर्शाते हैं। अब क्लाइमेट चेंज के होने के जो कारण हैं उनमें अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले आती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें कि अनइवन राइज होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर राइज की बात चल रही है आजकल। जैसे हम देख सकते हैं पर्यावरण में हमारे चारों तरफ जो टेम्परेचर का राइजिंग हो रहा है वो काफ़ी रैपिड रेट से हो रहा है, काफ़ी जल्दी तरीके से गर्मी हो रही है। जैसे कि अभी भी सर्दियां हैं एंड आई एम सिटिंग इन दिल्ली, बट आई एम फीलिंग वेरी हॉट। In the chilly weather also I am very feeling hot. So this is a problem that is showing that कि global climate is changing and global warming is also happening. फिर आपकी तो दूसरी प्रॉब्लम है वो आपकी है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बोलता है कि ओजोन होल क्रिएट हो जाता है, एक्चुअली में वो ओजोन होल नहीं क्रिएट होता है, वो क्या होता है, थिनिंग। थिनिंग हो जाता है, ओजोन लेयर की थिनिंग हो जाती है, ओजोन लेयर। अब वो ये ओजोन लेयर कहाँ मौजूद है, तो इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेटोस्फीयर की जो केमिस्ट्री है। स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन लेयर होती है, उसमें किस तरीके से रिएक्ट करता है, कौन सा यूवी कैसे रिएक्ट करता है, किस तरीके का उसका फंडामेंटल्स है, ये आपको पता करने की जरूरत है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आपका आता है एसिड रेन। एसिड रेन में आप जान सकते हैं कि दो तरीके के एसिड होते हैं, एक तो होता है हमारा H2SO4 और दूसरा है HNO3। ठीक है, यही दो एसिड बनेंगे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि इन्हीं से हमारा क्या होता है, रेन में डिजोल्व होके दो गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे एसिड रेन को कॉज करते हैं। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए कि ये कैसे एक्ट करता है। अब एसिड रेन का तो बहुत ज्यादा ही हार्मफुल इंपैक्ट है ह्यूमन सोसाइटी पे एंड अदर जो फंडामेंटल्स है उस पे। अब हम बात करते हैं कि इनके जो कॉजेस के बाद इसके इफेक्ट्स के बारे में। पहले जो दो टॉपिक थे वो तो थे आपके टाइप्स कि किस तरीके से हो रहा है आपका क्लाइमेट चेंज। इसके बाद आता है आपका इफेक्ट्स कि क्या इफेक्ट्स आ रहा है हमारे अलग अलग पोर्शंस में, जैसे कि इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज, बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट है, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट है, एग्रीकल्चरल में क्या इम्पैक्ट है। इन सब चीज़ों पे भी हम चर्चा करेंगे इस यूनिट पे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड प्रोग्राम्स। अब ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड प्रोग्राम्स क्या है, देखो ये कुछ स्टेप्स है, दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय इंटरनेशनल एजेंसीज। देखो किसी भी चीज को रोकने के लिए आपको कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से स्टेप्स टेकन बाय द इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्या है, बॉडीज बोल दो, कम्युनिटीज बोल दो, कंट्रीज बोल दो। ठीक है, जो आपकी मन करे वो बोल सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने जो एग्रीमेंट्स और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आज
के डेट में कंडक्ट किए थे टिल नाउ, उनमें से जो महत्वपूर्ण, जो आपके जो इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशंस हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, वो कौन कौन है, उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहले हमारे आएगी अर्थ समिट जो कि 1992 में हुई थी। उसके बाद आता है UNFCCC, ठीक है। फिर आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल आता है ओजोन के लिए, क्योटो आता है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन के लिए CBD आया है। देन कम्स रैमसार कन्वेंशन जो कि आपका वेटलैंड के लिए आया है, ठीक है। फिर आता है आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये केमिकल वेपन को क्या एक तरीके से उस पे हथियार को यूज किस तरीके से किया जाए, केमिकल वेपन्स का कितना इस्तेमाल होना चाहिए, क्या कन्वेंशंस हैं, इन पे चर्चा करी जाएगी। इसके बाद आता है आपका UNEP साइट्स जो कि इलीगल ट्रेडिंग पे है वाइल्ड लाइफ का। देन कम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें इंडिया का नेशनल एक्शन प्लान पे चर्चा की जाएगी ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स मेजर मिशन, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पे जो प्लान अभी तक इंडिया ने लिया है और इसके जो मेजर मिशंस हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे, किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। अब हम अगर टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स में आपका पहला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन भी एक टॉपिक आपका इस यूनिट में आएगा, जिसमें कि हम लेजिस्लेशन का मतलब, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कोई रूल, कोई लॉ, कोई एक्ट, तो उस पर चर्चा की जाएगी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 आएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी आएगा, एयर में आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट आएगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा जो कि एक अम्ब्रेला एक्ट है जिसके अंदर सारे एक्ट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट, ये भी आपका आएगा। तो आपको इन सब टॉपिक्स में रिवीजन करना है एंड एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सो दीज विल बी योर टॉपिक्स on the unit 5 of global environmental issues. Those are very important from examination point of view, so you have to read all those things for your exams। and आपको जो कोर्स कंप्लीट करना है EVS का कंपलसरी कोर्स, उसमें इस चीज के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, जो पहला टॉपिक हमारा है क्लाइमेट चेंज, उस पर हम थोड़ा बहुत आज चर्चा करते हैं। तो ये जो पहला टॉपिक है, इसमें हम पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। सिंपली अगर हम बात करें, चेंजेस इन द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम रेफर्स टू, पहले पॉइंट जो बोलता है कि लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन द टेम्परेचर, ठीक है। एक तो टेम्परेचर में लॉन्ग टर्म शिफ्ट हो, दूसरा क्या बोलता है कि प्रिसिपिटेशन ट्रेंड में शिफ्ट हो, फिर क्या बोलता है कि विंड पैटर्न में चेंजेस हो। तीन चीजें इसने बोली, ठीक है। देन कम्स वेरियस अदर फैक्टर्स में भी चेंजेस हो सकते हैं, करेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं 1880 से लेके 2020 तक, 2020 नहीं, वो 2022 तक का डाटा है। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं जो एवरेज टेम्परेचर पर ईयर होता था, यहाँ पे तो ग्लोबल टेम्परेचर एनोमली की बात किया है, एनोमली मतलब कितना ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। जो 1880s में जो पिछले साल से टेम्परेचर चेंज होता था वो ऑलमोस्ट नेगेटिव में रहता था, मतलब ऑलमोस्ट एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहता था। जैसे ही आप 1940 से लेके आप 1970s का जो समय है उसकी बात करते हैं, तो इसमें एक हल्का सा पीक हुआ है, क्योंकि इस समय पे क्या हो रहा था, वर्ल्ड वार हो रहा था इस समय पे। अब ये बहुत ही जानने वाली बात है कि टेम्परेचर राइज अचानक से क्यों होगा, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आता है लोगों को, ठीक है। तो वर्ल्ड वार के समय में फिर राइज हुआ है। देन कम्स 1970 से लेके आज 2022 तक की बात करते हैं, तो ग्लोबल टेम्परेचर में काफ़ी चेंजेस आए हैं और काफ़ी 9 ईयर्स ऑफ वार्म रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल रहा है। जब 2010 से लेके 2022 तक का जो समय तुम देखो, यहाँ पे काफ़ी रीडिंग हो गई है, मतलब 0.89% हमने लास्ट डिकेड में अचीव कर लिया है इंक्रीज में, ठीक है। एनोमली मतलब इंक्रीज, तो इंक्रीज हो गई है इतनी। तो दिस इज वेरी सीरियस ट्रेंड ऑफ वार्मिंग दैट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, ठीक है। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक पोर्शन है दैट वी कैन सी। सो दिस प्रेजेंट्स substantial difficulties for both natural environment and human communities definitely। अगर हम अर्थ के क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलेगा, तो सीजनली जो चीज़ होना चाहिए वो उसी सीजन में नहीं होके किसी दूसरे सीजन में होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या चाहिए, एक डिमांड चाहिए इमीडिएट रेस्पॉन्स का, ह्यूमन द्वारा एक इमीडिएट रेस्पॉन्स
क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। एंड एक्शन टू दिस क्लाइमेट चेंज इज नीडेड, ठीक है, एक्शन भी चाहिए इस क्लाइमेट चेंज के लिए, करेक्ट। फिर क्या बोलता है कि क्लाइमेट चेंजेस कॉज्ड प्राइमरली एन ह्यूमन इंड्यूस्ड फेनोमेना, ठीक है, एक ह्यूमन इंड्यूस्ड फेनोमेना है जिसमें क्या करते हो तुम, एमिशंस, एमिशंस देखते हो ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, यही सब होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस, डिफॉरेस्टेशन, ये सब चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, करेक्ट। देन कम्स योर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, परफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। अब ये सब हमको क्या देखने को मिल रहा है, व्हाट आर दीज, ठीक है। जब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कि हम टाइप्स पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज के, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को पहले दर्शाया जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन अगर हम बात करें, ये बोलता क्या है, प्रोलॉन्ग्ड वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फियर mainly from human activities such as burning fossil fuels and farming, यही सब मोस्टली इसके इम्पोर्टेंट वजह है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के। तो इनमें अगर हम बात करते हैं हमारा नॉन फ्लोरिनेटेड गैसेस में, अब अगर हम बात करते हैं, देखो कोई भी टेम्परेचर होल्ड तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास क्या हो, एनवायरमेंट में एयर हो, बिना एयर के तुम्हारा टेम्परेचर होल्ड में आएगा ही नहीं। तो नॉन फ्लोरिनेटेड गैसेस में अगर हम बात करें, एक तो सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आता है मीथेन और तीसरा आता है तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये तीन नॉन फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे जो लॉन्ग वेव, आउटगोइंग लॉन्ग वेव है, एक तो इनकमिंग शॉर्ट वेव आता है, फिर हमारा यहाँ से हमारा क्या जाता है, आउटगोइंग लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव जाता है। तो ये जो लॉन्ग वेव को ये क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, लॉन्ग वेव को ट्रैप कर लेते हैं, कौन, ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस है, दीज आर दी ग्रीन हाउस गैसेस, ये क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं तुम्हारे एनवायरमेंट में, ये ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, फ्लोरिनेटेड गैसेस में तुम्हारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आता है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड आता है, परफ्लोरोकार्बन्स भी आता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी आता है। तो दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये सब भी इसमें कंसिडर किए जाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, वाटर वेपर इज ऑल्सो प्लेइंग मेजर रोल, वाटर वेपर भी एक हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है तुम्हारा किसमें, ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर तुम्हारा वाटर वेपर होता है, हाईएस्ट, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी ताकत है कि ये तुम्हारा टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है, करेक्ट। फिर 2011 से लेके 2020 तक का अगर हम आज के डेट में वर्ल्ड एवरेज जो देख रहे हैं, ऑलमोस्ट हमने पढ़ा था कि जो लास्ट 9 डिकेड में 0.89 राइज हो रहा है, बट अगर 2011 से लेके 2020 तक का जो डिकेड को ऑब्जर्व करें तो उसमें क्या हो रहा है, विद द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर रीचिंग 1.1 डिग्री सेल्सियस, एवरेज टेम्परेचर रीच कर रहा है, 1 डिग्री तक रीच कर जा रहा है हमारा एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। ग्लोबल का एवरेज टेम्परेचर जो कि काफी कम था, अब 1 डिग्री से ऊपर चला गया है। तो ये काफी सोचने वाली बात है कि 1 डिग्री से ज्यादा चला जा रहा है हमारा ग्लोबल का एवरेज टेम्परेचर जो भी मौजूद है, करेक्ट। वैसे तुम इसको कंसिडर मत करो कि नहीं 1 डिग्री क्या हो रहा है, भाई ये 1 डिग्री वार्म हो रहा है, दिस इज वार्मिंग, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक दैट कि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, ये हम वार्मिंग ट्रेंड बता रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस तक ये वार्म हो गया है, पहले से ज्यादा वार्म हो गया है 1 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.1 है। अगर हम बात करें इसमें जो कंट्रीब्यूटर है, तुम देख ही सकते हो, पहली बात तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होता है ऑकर्स नेचुरली, बट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है कि इनके कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद हैं, बट ह्यूमन एक्टिविटीज इनके कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसमें कि तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस मौजूद है। तो CO2 की अगर मैं बात करूं, CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर, अगर हम बात करें H2O, ठीक है। बाय 2020 इट्स कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर हैड राइजन टू 48% अबव इट्स प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है।
1970 से पहले से ये तुम्हारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा ही राइज कर गया है। कौन? तुम्हारा ये जो है ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा राइज कर गया। फिर बात करते हैं अदर ग्रीन हाउस गैसेस आर एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्मॉलर क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी में होता है, जिसमें कि अगर हम बात करें मीथेन है, मीथेन इज ए मोर पावरफुल ग्रीन हाउस गैस दैन CO2 बट हैज ए शॉर्टर एटमोस्फेरिक लाइफ टाइम। इसकी शॉर्टर एटमोस्फेरिक लाइफ टाइम है, ठीक है। फिर क्या आता है तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड लाइक CO2 इज ए लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैसेस दैट एक्यूमुलेट्स इन द एटमोस्फियर ओवर डिकेड्स टू सेंचुरीज, ठीक है, ये बहुत समय तक रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा नॉन ग्रीन हाउस गैस पॉल्यूटेंट्स। नॉन ग्रीन हाउस गैस पॉल्यूटेंट्स जिसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग एरोसोल सूट्स हैव डिफरेंट वार्मिंग and cooling effect are also associated with the other issues such as poor air quality। poor air quality से भी ये जुड़ा हुआ है, करेक्ट। अब फ्लोरिनेटेड गैसेस और नॉन फ्लोरिनेटेड गैसेस कैसे कैसे रिलीज होते हैं थोड़ा हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें CO2 एमिशंस के लिए तो तुम्हारा बर्निंग ऑफ कोल ऑयल एंड गैसेस रिस्पॉन्सिबल है। डिफॉरेस्टेशन भी एक रिस्पॉन्सिबल है CO2 को इंक्रीज करने में, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स की बात करें तो नाइट्रोस ऑक्साइड नाइट्रोजन वगैरह को वो ज़्यादा प्रमोट करता है। फिर इंक्रीजिंग लाइफ स्टॉक्स और फार्मिंग वगैरह से तुम्हारा मीथेन ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है। मीथेन गैस जो है CH4 ये यहाँ से मोस्टली रिलीज होगा। अब फ्लोरिनेटेड गैसेस की बात करें तो HFC CFC वगैरह एयर कंडीशनर से, एरोसोल के स्प्रे से भी रिलीज हो सकता है, रेफ्रिजरेटर से भी रिलीज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलीज हो सकता है और इंसुलेशन प्रॉपर्टीज से भी ये रिलीज हो सकता है, ठीक है। जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें भी ये यूज होता है। तो फ्लोरिनेटेड गैसेस जो है वो यहाँ मिलते हैं, नॉन फ्लोरिनेटेड गैसेस मिलते हैं वो तुम्हारे इन सोर्सेस से मिलते हैं। तो ये मोस्टली सारे के सारे क्या है, ह्यूमन इंड्यूस्ड है, ठीक है, ह्यूमन के द्वारा ही इंड्यूस्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के जो सोर्सेस है यहाँ तुमको बता दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो एग्जांपल के तौर पे वो वापस से समझा रहा है कि बर्निंग ऑफ कोयल जो है वो दो चीज़ें प्रोडक्शन करेगा। कोल ऑयल एंड गैस जो है वो तुम्हारा प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। फिर क्या आता है कटिंग डाउन द फॉरेस्ट। ट्रीज हेल्प्स टू रेगुलेट द क्लाइमेट बाय एब्जॉर्बिंग CO2 from the atmosphere. When they are cut down, the beneficial effect is lost and carbon stored in the tree is released into the atmosphere, adding to the greenhouse effect। सही बात है। फिर क्या आता है इंक्रीजिंग लाइफ स्टॉक एंड फार्मिंग। काउ शीप्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन व्हेन दे डाइजेस्ट देयर फूड। ये जब डाइजेस्ट करते हैं फूड को तो ये लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस, ठीक है। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। अब फ्लोरिनेटेड गैसेस तो तुम जान ही चुके हो कि पिछले स्लाइड में दिखा चुका हूँ कि कैसे फ्लोरिनेटेड गैसेस जो है वो रिलीज होते हैं और वार्मिंग इफेक्ट को बताते हैं, ठीक है। और फ्लोरिनेटेड गैसेस का जो वार्मिंग कैपेसिटी है वो 23,000 गुना ज्यादा है तुम्हारे नॉर्मल CO2 से, ठीक है। दिस इज वेरी चिंताजनक बात, ये चिंताजनक बात है भाई, ग्रेटर है CO2 से, ठीक है। तो आई होप कि आज तुमको एक ब्रीफिंग मिली होगी किस पे, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग एंड यूनिट 5 के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड मिली होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के ना आफ्टर इम्पैक्ट भी देख लेते हैं ह्यूमन सोसाइटी में क्या पड़ता है, ठीक है। तो ह्यूमन सोसाइटी में कुछ तरीके के तुम्हारे चेंजेस दिखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डेमोग्राफिक फैक्टर, डेमोग्राफिक चेंज होता है। लोग जो होते हैं वो अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं तो इसलिए डेमोग्राफिक थोड़ा चेंज हो जाता है, पॉपुलेशन डायनामिक्स चेंज हो जाता है। ज्योग्राफिकल फैक्टर, ज्योग्राफी में तो काफ़ी परिवर्तन आएगा क्योंकि टेम्परेचर ऊपर नीचे करेगा तो ज्योग्राफी तो बदलेगी ही बदलेगी वहाँ की, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल जाएंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर और हेल्थ स्टेटस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हैम्पर होता है। फिर सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस भी क्रिएट होते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स क्रिएट होगा, सोसाइटी इसमें थोड़ा डायनामिक्स आएगा। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, अब ज़्यादा धूप होगा, लोग क्या होंगे कि घरों में बंद होकर रहना चाहेंगे, वो ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे। इकोनॉमिकल इफेक्ट्स भी रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये सब भी दिखेगा। अनइवन प्रेसिपिटेशन पैटर्न होगा तो भी तुम्हारा फ्लड मैनेजमेंट में इश्यूज आ जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। वल्नरेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजिंग अमॉन्ग दी सोसाइटीज, ठीक है। अब एक्सपोजर की बात करें तो एक्सट्रीम हीट वेदर इवेंट्स पे हीट स्ट्रेस, एयर क्वालिटी में डिग्रेडेड, वाटर क्वालिटी क्वांटिटी में परिवर्तन, फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी में इश्यूज हो जाएंगे, इकोलॉजी में भी परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा क्या है कि हेल्थ सिस्टम एंड कैपेसिटी एंड रिजिलेंस। अब इसके लिए क्या चाहिए हमको, लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस चाहिए, हेल्थ वर्कफोर्स चाहिए,
इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मेडिकल प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्विस टाइम से डिलीवर होना चाहिए, और फाइनेंस मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो क्लाइमेट सेंसिटिव हेल्थ इश्यूज हैं, उनमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं? पहला तो तुम्हारा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से इंजुरीज हो सकता है। एक तो हीट रिलेटेड इलनेस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस और अदर वाटर रिलेटेड हेल्थ इंपैक्ट्स भी हो सकता है, ठीक है, जूनोजेस भी हो सकते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस भी क्रिएट हो सकते हैं, माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, फूड में कुछ डिजीज अगर पैदा हो जाए, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी क्रिएट हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें जो हमारा क्या हो सकता है, ह्यूमन पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो ह्यूमन पे तो यही है, ह्यूमन के हेल्थ रिस्क पे काफी ज्यादा वो आ जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा काफी ज्यादा, ठीक है। अगर क्लाइमेट चेंज ज्यादा रेट से हो रहा है तो ह्यूमन हेल्थ पे रिस्क होने की संभावना 100% है, ठीक है, क्लियर। तो ये तुम्हारा ह्यूमन इंड्यूस्ड सारे जो क्लाइमेट चेंज के प्रॉपर्टीज थे मैंने यहाँ पे बता दिए हैं तुमको। अब आगे आने वाले टॉपिक्स में हम और थोड़ा देखेंगे कि क्या इफेक्ट्स हो सकता है, क्या और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि हमारा जो ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह था उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उस चीज़ पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग पे अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, देन वी विल कंसिडर ऑन दी ओजोन लेयर डिप्लीशन टॉपिक, ओके।